तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बेसिकली चार्ज अपने अराउंड कुछ इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कोई चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है, यानी हाउ वन चार्ज कैन अप्लाई फोर्स ऑन दी अदर चार्ज। तो उसमें ये होता है कि पहले एक चार्ज अपना कुछ फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। उस फील्ड में जब दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस फील्ड की वजह से दूसरा चार्ज अपने ऊपर फोर्स फील करता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड, ये बंद कर, इट इज अ स्पेस around a charged particle in which its influence can be felt by some other charged particle. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू मेजर दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वी हैव टू क्वांटिटीज। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे ई से, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। एंड दिस इज इसको हम डिनोट करेंगे वी से, एंड दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज, ई और वी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो ई होता है बेसिकली ई होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है ये? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और जो वी है ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई चार्जेस रखे हुए हैं इधर उधर, मतलब स्पेस में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ से Q1 Q2 Q3 अप टू से n चार्जेस रखे हुए हैं। इन सब चार्जेस की वजह से हमने किसी पॉइंट P पे E और V की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो क्या करेंगे, अगर हम एक चार्ज को यहाँ पे रखें इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज से Q, तो Q यहाँ पर क्या है? टेस्ट चार्ज, जो कि नॉर्मली पॉजिटिव होता है, और इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होना चाहिए टेस्ट चार्ज का, इसकी वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों?
ताकि वो ओवरऑल जो बाकी चार्जेस हैं उनमें इंटरप्ट ना करें इसका रिजल्ट ना। हाँ, उनकी पोजीशन से डिफर ना कर जाए, क्योंकि जब इस चार्ज को हम यहाँ पे रखेंगे तो दिस चार्ज विल अप्लाई फोर्सेज ऑन अदर चार्जेस, तो जिसकी वजह से इनकी पोजीशन थोड़ी डिस्प्लेस हो सकती है। इस करके क्यू का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रखा पॉइंट ई पे, और फिर इन सभी चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स निकालो कितना आएगा यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। जैसे Q1 की वजह से निकालो फोर्स इस पे, फिर Q2 की वजह से निकालो, फिर Q3 की वजह से, एंड सो ऑन। तो सपोज नेट फोर्स इस पे इस तरफ आता है कुछ F, ठीक है, नेट फोर्स इस तरफ आता है इस पे, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी F/Q, यानी और डायरेक्शन जो होगी E की, दैट विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ F। तो फिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, F/Q, एंड डायरेक्शन ऑफ E विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ F। तो ये तो E ऐसे निकालेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पे पोटेंशियल V कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल निकालने का तरीका ये होगा, जैसे पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी अगर इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए किसी पाथ से, और इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमने सपोज वर्क किया W, देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी हाउ मच, W/Q। तो ये जो वर्क होगा ये बाई अस होगा, क्या होगा ये, बाई अस। और कंडीशन ये है कि चार्ज को हमने स्लोली लेके आना है ताकि चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। तो पोटेंशियल क्या होता है अभी, पोटेंशियल का लिख लो आप डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस, ऐसे कर लो, ड्यू टू सम चार्जेस, ड्यू टू सम चार्जेस एट ए पॉइंट is defined as work done per unit charge in bringing a charge slowly from infinity to that point, from infinity to that point, against electrostatic forces of attraction or repulsion, against electrostatic forces of attraction और repulsion। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे होंगे तो इस चार्ज के ऊपर जो बाकी चार्जेज हैं ये अपना फोर्स लगा रहे होंगे ना इस पे, तो उन फोर्सेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए। तो दैट वर्क डन अपॉन चार्ज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये
इसके बाद तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सपोज हमारे पास कोई एक ये पॉइंट चार्ज है Q, and we have to find electric field and potential at some point P due to this charge। और पॉइंट P सपोज यहाँ पे डिस्टेंस R पे है, तो पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल या फील्ड होगा, और ये चार्ज पॉजिटिव मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम एक चार्ज रखें टेस्ट चार्ज Q, तो फाइंड फोर्स ऑन दिस। ये भी पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो रिपल्शन का फोर्स आएगा, से F। और क्या वैल्यू होगी इस फोर्स की, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, डायरेक्शन ऑफ E विल बी सेम एज दैट ऑफ F, और E का फार्मूला होता है F अपॉन Q। तो Q कट जाएगा भी, जो F की वैल्यू पुट करोगे, तो क्या आंसर आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया ना, दैट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, ठीक है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तब क्या होता है, towards the charge. अब अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स आता, फिर फोर्स इस तरफ आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर इस तरफ हो जाएगा। फार्मूला सेम रहेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था भी ई निकालने का तरीका। और अगर एक से ज़्यादा चार्जेज हैं तो हर पॉइंट पे मतलब सॉरी, अगर एक से ज़्यादा चार्जेज हैं तो क्या करोगे फिर, तो हर चार्ज की वजह से निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर सबका वेक्टर सम कर दोगे तो नेट फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वी कैसे निकालेंगे। तो अगेन है कि ये पॉइंट चार्ज है, और हमने अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पे चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लेके आए, मान लो ये इन्फिनिटी है,
तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे अगर हम किसी चार्ज को लेके आए तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं पहले। तो सपोज हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, किसी टाइम हम यहाँ पे पहुंचे, डिस्टेंस एक्स पे, तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव लिए हैं हमने। तो जो जब ये चार्ज यहाँ पे पहुंचा तो इसके ऊपर इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स होगा वो फोर्स होगा इस तरह। इसकी वैल्यू होगी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इतना ही फोर्स इस चार्ज पे इस तरफ लगाना पड़ेगा, एफ एस। तो एफ एस भी इतना ही होगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी भाई पोटेंशियल निकालने के लिए? कंडीशन ये थी ना कि भाई हमने चार्ज को स्लोली लेके आना होता है। तो एट एनी मोमेंट जितना फोर्स चार्जेस की वजह से लग रहा होगा इस पे, उतना ही अपोजिट फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस पे, सो दैट इट मे नॉट एक्सीलरेट। समझ आ गई बात? फिर मान लो इसका हल्का सा डिस्प्लेसमेंट और होता है डी एक्स। तो इस डिस्प्लेसमेंट में हम कितना वर्क करेंगे? डी डब्ल्यू सपोज ये है अस, डी डब्ल्यू बाई अस। अब इस डिस्प्लेसमेंट को देने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? जैसे हमारा फोर्स है एफ एस और डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, तो कितना आ जाएगा वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। क्यों? अच्छा आज के केस चार्ज नहीं, हमारा फोर्स किस तरफ है? किस तरफ है? और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगी ना। तो फिर हमारा वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, थीटा जीरो होगा। ठीक है, तो फिर ये आंसर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो अभी वैल्यू पुट कर दो एफ एस की, कितना आएगा? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट आएगी एक्स की इन्फिनिटी से आर तक। शुरू में हम इन्फिनिटी पे हैं तो शुरू में एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और जब पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? इसमें के क्यू क्यू तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो के क्यू क्यू, अभी क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? नहीं, वो तो अकेले वन अपॉन एक्स का होता है। इसको ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे एक्स की पावर टू को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। और फिर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक पावर बढ़ जाती है और नीचे उसी से डिवाइड, तो माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस को तो बाहर ले लो। ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया, फिर पहले एक्स को आर पुट किया, फिर माइनस डाल के एक्स को इन्फिनिटी, तो क्या आएगा? ये माइनस के क्यू क्यू बाई आर।
ये आ जाएगा। लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया आंसर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा था कि हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो कहाँ गलती हुई है, क्या मिस्टेक करी है हमने, एक बार नोट कर लो पूरा ये कैलकुलेशन समझ आ गई आपको। कर लिया। तो अब बताओ क्या मिस्टेक है इसमें भी, कहाँ गलती हुई है इसमें। आपने ये कराया आपको पोटेंशियल वहाँ पे, दिखाना जरा कैसे की। नहीं पोटेंशियल तो कराया होगा, पोटेंशियल नहीं कराया। तो गलती इसमें ये हुई है कि जो एक्स है यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो फिर जो डी एक्स है वो नेगेटिव होना चाहिए, सो डी एक्स इज नेगेटिव। तो फिर डी एक्स को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए माइनस डी एक्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस डी एक्स। तो बस ये माइनस का फर्क पड़ जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया, और इसके बाद फिर पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल होता है वर्क डन बाई अस पर यूनिट चार्ज। तो जब वैल्यू पुट करोगे इसके तो ये स्मॉल क्यू कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, के क्यू बाई। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट इज के क्यू बाई आर। पोटेंशियल में डायरेक्शन तो नहीं होती कुछ, लेकिन पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे इफ क्यू इज पॉजिटिव then V is positive, and if Q is negative then V is also negative. ठीक है, तो अभी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फार्मूला के क्यू बाई आर। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या वहाँ पोटेंशियल भी जीरो होगा, ये जरूरी है कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल
सपोज ये 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, क्यू क्यू, ये सेंटर है मान लो, और सेंटर से हर एक का डिस्टेंस है ए ए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? Q by R square. देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, Is और इसकी वजह से इस तरफ होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट की कितना आएगा? 0. जीरो आ जाएगा। तो ई यहाँ पे जीरो होगा, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल इसकी वजह से के क्यू बाई ए आएगा और इसकी वजह से भी के क्यू बाई ए, दोनों ऐड हो जाएंगे, Yes. ठीक है। तो ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे ई तो जीरो है लेकिन वी जीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, फिर क्या होता है अभी सेंटर पे? Electric field to 0. नहीं, अब वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी इसकी वजह से आएगा के क्यू बाई ए, Minus हो जाएगी दोनों. और इसकी वजह से, Minus. क्योंकि पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होती ना, इसमें तो प्लस या माइनस होता है बस, तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, So, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इस तरफ ही होगा, क्योंकि नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है और पॉजिटिव से away. अवे होता है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो फिर ई आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो ऐसे मतलब 2 पॉइंट चार्जेज हैं, 2 माइक्रोकुलम एंड 8 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच सेपरेशन है 12 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होगा। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है डिस्टेंस एक्स पे, तो फ्री डिस्टेंस होगी 12 माइनस एक्स। अब देखो इसकी वजह से सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 इस तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज E2 है, तो E2 इस तरफ, और नेट फील्ड जीरो है यहाँ पे, तो E1 शुड बी इक्वल टू E2। अगर दोनों जैसे दोनों अपोजिट हैं, दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो नेट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो E1 इक्वल टू E2 कर दो। तो E का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 2 माइक्रोकुलम की वजह से यहाँ पे E1 होगा के इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर,
इसमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से कट जाएंगी यूनिट्स। और E2 की वैल्यू कितनी होगी? K इंटू 8 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके एक्स निकालो, ठीक है। तो K कैंसिल हो गया, 2 से 8 कटेगा, 4 आएगा। Now taking the square root on both sides. तो x आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से होगा अभी। अब सेकंड पार्ट देखो जरा इसको। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे ये 16 माइक्रोकुलम है और मान लो ये 9 -9, डिस्टेंस दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें बीच में तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? पॉजिटिव से वे जाएगा, नेगेटिव की टुवर्ड्स जाएगा, तो फिर जीरो नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फिर यहाँ पे कहीं हो सकता है क्योंकि इस पॉजिटिव का इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव का टुवर्ड्स होगा। तो यहाँ पे कहीं जीरो हो सकता है, बीच में नहीं जीरो हो सकता। ये डिस्टेंस x मान लो, यहाँ से यहाँ तक की, इसकी वजह से E1 मान लो और इसकी वजह से E2। तो मेक E1 इक्वल टू E2 और वैल्यू पुट करो E1 E2 की। E1 की क्या वैल्यू आएगी? 60। E1 इसकी वजह से है तो कितना आएगा? 8 plus x। और E2 की वैल्यू? k minus k9। नहीं, माइनस नहीं लगाओगे अब क्योंकि माइनस की वजह से हम डायरेक्शन ले चुके हैं ना, तो अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है यहाँ पे। k9 by x। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे। सर ये जैसे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। लेफ्ट साइड पे भी अगर चेक करें हम, यहाँ पे भी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ जाएगा और इसकी वजह से इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे भी दोनों अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये चार्ज मैग्नीट्यूड में पड़ा है, इसका डिस्टेंस भी कम है यहाँ से, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगा इससे। समझा ना? क्या रीजन है इसका? क्योंकि ये चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों वजह से इसका ई ज़्यादा ही होगा इससे। तो इस करके जो जीरो होगा फील्ड वो किस तरफ होगा? जिस तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उस साइड पे जीरो होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट। चेक कर लो। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर।
ठीक है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल देखें इसमें भी, पोटेंशियल अगर देखें इसमें, तो पोटेंशियल यहाँ कहीं बीच में भी जीरो हो सकता है और यहाँ भी कहीं जीरो हो सकता है। इसके ऊपर देखो ये वाला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। Sir, what should be the Okay. तब एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे, Q1, दूसरा यहाँ रखा हुआ है Q2। तो Q1 Q के बराबर है और ये -4Q, दोनों में डिस्टेंस है A। तो पूछा कि पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। तो एक तो इनके बीच में कहीं जीरो हो सकता है पोटेंशियल, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है डिस्टेंस x पे, तो फ्री डिस्टेंस हो जाएगी A-x। इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा KQ/x, और इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। कितना आएगा? -K4Q अपॉन डिस्टेंस A-x, और ये जीरो कर दो। ठीक है, मान लो पॉइंट A है अगर, तो पोटेंशियल एट A कितना हो जाएगा? अब यहाँ से निकाल लो। तो KQ कैंसिल दोनों तरफ से, यहाँ से आएगा A-x इज इक्वल टू 4x, तो x आ जाएगा A/5। ठीक है, और सेकंड पॉइंट कौन सा हो सकता है जहाँ पोटेंशियल जीरो हो सकता है? तो सेकंड पॉइंट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा भी? छोटी चार्ज की तरफ? छोटे चार्ज की तरफ, तो यहाँ पे होना चाहिए second point। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस x मान लो अगर, तो नाउ मेक पोटेंशियल एट पॉइंट B 0। तो जरा करके दिखाओ क्या होगा। तो VB कितना आएगा, क्या लिखोगे? तो VB इतना आएगा KQ/x, Q की वजह से, और -4Q की वजह से, -K/4Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, A+x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकाल लो। तो यहाँ से x आएगा A/3। तो चेक करो आंसर इसका पीछे।
ठीक, माइनस E/3। हाँ, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में है ना, इस करके माइनस, बाद में लगा दोगे माइनस। अच्छा, इसके बाद अभी फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे E, और अगर इसमें हम कोई चार्ज Q रख दें, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो उस फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई, क्योंकि E होता है ना F अपॉन Q, तो Q को उधर ले गई तो फोर्स आ जाएगा। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फिर उल्टी तरफ हो जाएगा। फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है फोर्स की वो उल्टी तरफ हो जाएगी। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो इस, तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। ई कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। तो एफ इतना है और क्यू इतना है, तो ई हो जाएगा फोर्स अपॉन क्यू। तो फोर्स इज 8 इंटू 10⁻⁻4, और चार्ज है क्यू नोट 2 नैनो कूलम। नैनो का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁵ माइनस। तो कितना आएगा ये? 4 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या फिर न्यूटन पर कूलम भी लेते हैं इसकी यूनिट। फिर सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन अ चार्ज -4 नैनो कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा भाई? पॉजिटिव फील्ड। पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ आता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन चार्ज -4 नैनो कूलम। तो फिर फोर्स का फार्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो क्यू है 4 नैनो कूलम, और ई की वैल्यू है 4 इंटू 10⁵ तो कितना हो जाएगा ये? ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और ये फोर्स किस तरफ आएगा? नेगेटिव बाय एक्सिस। हाँ, क्योंकि माइनस चार्ज तो नेगेटिव आएगा। ठीक,
24th क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन देखो, ये है कि कोई ड्रॉप है, ऑयल की ड्रॉप है कोई जैसे, इस पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि इस पे जो चार्ज है इसके ऊपर, दैट इज इक्वल टू -12 E। कितना चार्ज है इसके ऊपर, एंड इट इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर नीचे की तरफ होना चाहिए होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, और कितना फोर्स आएगा, Q इंटू ई, और फिर ये इसको वेट को बैलेंस कर लेगा। तो ये क्वेश्चन, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, Q E इक्वल टू mg। अब Q की वैल्यू होगी 12, तो माइनस नहीं पुट करोगे आप यहाँ पे ना, क्योंकि माइनस का इफेक्ट हमने ले लिया है। तो क्या आ जाएगा, 12V इंटू ई, और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है आपको रो, और अगर इस ड्रॉप की रेडियस r है तो व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 πr³ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया, इंटू जी, जी को आप 9.8 या 10 जो भी ले लोगे। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपने आर निकालना है। अच्छा, डेंसिटी को कन्वर्ट कर लोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो कितनी आएगी, 60। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी आएगी, जैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हम्म 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें किलोग्राम में 10⁻³ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे, देखो वैसे कर लोगे ना, जैसे 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये है ना, तो ग्राम तो किलोग्राम में करो तो 10⁻³ सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 10⁻², और क्यूब है इसका। तो नीचे आएगा 10⁻⁻6 और ऊपर 10⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा, 10⁻3। ठीक है, तो बाकी सारा तो बता दिया। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ई की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको, इक्वल टू 1260 इंटू 4/3 πr³, जी को 9.8 ले लो अगर, तो बस यहाँ से सॉल्व करके आर निकाल लोगे, कर लोगे ये, ठीक है।
समझ आ गई? देखिए क्वेश्चन देखो जरा 27 देखो ऐसे जैसे कोई ये पेंडुलम बॉब है, इस पे चार्ज है क्यू, क्यू की वैल्यू दे रखी है, इसका मास दे रखा है मिलीग्राम, किलोग्राम में कितना आएगा ये? 10⁻⁻⁶ से करोगे, क्योंकि मिलीग्राम को पहले ग्राम में करोगे, फिर ग्राम को फिर किलोग्राम में करोगे, ठीक है। तो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा इस पे इस तरफ, तो इस फोर्स की वजह से ये पेंडुलम थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना इससे, तो मतलब कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ ऐसे हो गया, तो एंगल थीटा आपने सॉरी हाँ एंगल थीटा बताना है कितना होगा, कितने एंगल पे आके रुकेगा ये, और टेंशन कितनी होगी इसमें। तो फिर फाइनली मान लो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में, तो एक तो टेंशन लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक वेट लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की हुई और वेट एनर्जी, ठीक है। अब इन फोर्सेस को बैलेंस करना है बस आपको, तो कैसे करोगे भी, क्या इक्वेशन लिखोगे? अगर टी के कंपोनेंट्स कर लो तो टी कॉस थीटा और इस तरफ टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा क्यू ई को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, तो इक्वेशन आएगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इज एम जी। तो अगर आपने एंगल निकालना है तो पहले दोनों को डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा टेन थीटा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा और ये आएगा क्यू ई अपॉन एम जी, तो निकालने के बाद कितना आएगा ये, तो वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन जैसे टेन थीटा आ गया तो यहाँ से साइन कोस पता लग जाएगा, कैसे निकालोगे साइन या कोस की वैल्यू कैसे निकालते हो? इससे पहले वो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस इसको, हाँ फिर वो हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, फिर वहाँ से आ जाएगा, कर लोगे। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और फिर वहाँ से टी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 26,
इसमें लिखा ना पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इस पे चार्ज होता है +E, इलेक्ट्रॉन पे -E होता है, इस पे कितना होता है प्लस +E, और इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। तो मास इसका हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इसमें लिखा है कि एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉजिट्रॉन जैसे मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यू एक्स और यू वाई पे रखिए। पॉजिट्रॉन सपोज यहाँ पे है किसी टाइम पे, इस तरफ उसकी वेलोसिटी है यू एक्स और इस तरफ वेलोसिटी है यू वाई। तो यू एक्स और यू वाई आपको दे रखी है। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 120 जे के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है रीजन में, जे कैप का मतलब ऊपर की तरफ, और वैल्यू कितनी है 120 न्यूटन पर कूलम। What will be the velocity of a positron after its x coordinate has changed by 2 सेंटीमीटर। देखो मोशन किस तरह की होगी यहाँ पे पॉजिट्रॉन की। तो शुरू में वेलोसिटी देखो इस तरफ है, शुरू में वेलोसिटी किस तरफ है, दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा ऐसे। तो नेट वेलोसिटी शुरू में इस तरफ है। अब इस पे फोर्स लगेगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो फोर्स किस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ आएगा। और कितना फोर्स आएगा, फोर्स आएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगी ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में। कितनी एक्सेलरेशन आएगी, फोर्स अपॉन मास, यानी ई अपॉन। तो फिर एक्सेलरेशन आने की वजह से इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, पैराबोला टाइप हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2 से चेंज हो गया, मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो फिर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमने बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पॉजिट्रॉन आफ्टर इट्स एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट हैज चेंज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो कैसे निकालोगे इसको। मान लो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का वी एक्स है और वाई कंपोनेंट वी वाई है, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है टी सपोज। अब जो एक्स डायरेक्शन है उसमें तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है ना, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो फिर वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही हो जाएगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स विच इज इक्वल टू दिस। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन में आप इक्वेशन लगा सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई। क्या इक्वेशन होगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी।
तो यू वाई कितना है, ए वाई ई वाई है, और टाइम टी। और टाइम कैसे निकालोगे? तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टी कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कन्वर्ट कर लो, अपॉन स्पीड कितनी है, यू एक्स, ये वाली। तो आएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻7। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, उससे वी वाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है अभी मतलब इसको ऐड करके इतनी आ जाती है, ये 2.816 इंटू 10⁻⁶ इतनी आ जाती है। तो ये वी वाई आ गया और ये वी एक्स है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √VX² प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो आंसर दिया है पीछे वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वी वाई ज़्यादा है ना काफ़ी, अगर यहाँ 10⁻⁵ कर लो तो ये 28 हो जाएगा और ये 1.5 है, तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही वेलोसिटी आ जाएगी, 2.82 के आसपास। ठीक है, और अगर एंगल निकालने की डायरेक्शन क्या होगी, तो tan थीटा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। समझा गया, तो tan थीटा हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करो जरा। यहाँ पे आपने जो छोटी वैल्यूज को निगलेक्ट किया ना, जो इसमें रिजल्टेंट जो निकाला था इसको, हम लोग हल्की सी बड़ी आएगी इससे। तो निगलेक्ट किया। हाँ, यू में नेगलेक्ट 2.82 ले लो, है ना। देखो ये वैल्यू भी काफ़ी कम होगी इससे ना, तो फिर आंसर एक तरह से यही वाला आ जाएगा। इससे इसके कंपैरिजन में ये भी काफ़ी कम है और ये भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35।
तो क्या लिखा है, ए पार्टिकल हैज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज पर यूनिट मास। क्या होता है ये, चार्ज पर यानी क्यू बाई एन दे रखा है आपको, √3 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। मूविंग इन अ वर्टिकल प्लेन विद दिस स्पीड एट एन एंगल 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर, तो चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। where there is a uniform electric field 4000 Newton per coulomb directed upwards। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितना है, 4000 न्यूटन पर कूलम्ब। देखो ये क्वेश्चन ना ठीक वैसे ही होते हैं जैसे आप उसके करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन आती थी जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी फोर्स अपॉन मास। फोर्स होता है क्यू ई अपॉन मास, तो जी की जगह पे क्यू ई अपॉन एम आ जाते हैं, तो ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है इसकी, यू √3 इंटू 10 की पावर 7। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल आफ्टर दिस मच टाइम। इतने टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये आपने बताना। तो कैसे करोगे इसको, ये मान लो एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस। तो इक्वेशन लगाओ, जैसे 3 इक्वेशन होती है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 3 इक्वेशन लगानी है अपने एक्स और वाई में अलग अलग। देखो शुरू में चार्ज यहाँ पे है, जैसे शुरू में चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो उस पर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। कितना फोर्स आएगा, क्यू इंटू ई, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी ऊपर की तरफ ए वाई। तो कितनी एक्सेलरेशन होगी, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा इसका पाथ, ये फोर्स लगने की वजह से, प्रोजेक्टाइल टाइप का। और फिर मान लो एट दिस टाइम पार्टिकल यहाँ पहुँचता है और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। तो हमने एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है। तो उसके लिए पहले अगर हम यू के कंपोनेंट कर लें, तो यू का इस तरफ कंपोनेंट आएगा यू cos 30 और इस तरफ आएगा यू sin 30। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं अगर हम, तो फोर्स तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है अभी, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी,
तो एक्स डायरेक्शन में तो सीधा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? u cos 30 इंटू टाइम t। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। cos 30 √3/2 और टाइम है 5 इंटू 10⁻⁻8। तो क्या आंसर आएगा इसमें? चेक करना। ठीक है, अब वाई वाला कैसे निकालोगे? वाई कोऑर्डिनेट